नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा मौका जब लाल किले की प्राचीर से जो बातें कही जाती हैं, जो बातें वहां घटित होती हैं, वो देश के हर कोने में बैठे लोगों को अपने तरीके से प्रभावित करती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, लाल किले की प्राचीर से कौन सी ऐसी बात को कहते हैं जो कि आने वाले दिनों में लागू होगी और देश में एक बदलाव लेकर आएगी, लोगों की जिंदगी में फर्क पैदा करेगी। क्योंकि लाल किले की प्राचीर से ही बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं देश में। अगर आप आज की तारीख में जिस तरह से ओपन इकोनॉमी देख रहे हैं, खुली अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, इस बदलाव की सूचना भी लाल किले की प्राचीर से ही नरसिम्हा राव ने कभी दी थी। और उसके बाद से हमारी अर्थव्यवस्था ने जो आकार लिया वो सबके सामने है। जो पंचवर्षीय योजना चलाने की बात हुई थी हमारे देश में, उसके बारे में भी जनमानस को सूचना पंडित नेहरू ने उस जमाने में लाल किले की प्राचीर से ही दी थी। लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, आज भी कही गई है। लेकिन उसके पहले एक और चीज जो लाल किले पर घटित हुई, बात उसकी भी करेंगे और फिर उसकी करेंगे जो प्रधानमंत्री ने आज सबसे बड़ी बात के तौर पर कही है। लाल किले पर तमाम देश के नेता मौजूद थे और इस बार खास ये था कि ओलंपिक कंटिजेंट में जितने लोग गए थे और जो अपने खिलाड़ी वहां पर मेडल जीत के आए और तमाम जितने लोग गए, सब के सब लाल किले में आज एक आगंतुक के तौर पर इस स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। उन्हें बुलाया गया था। रक्षा मंत्रालय ये कार्यक्रम करता है, आप जानते हैं। और जहां प्रधानमंत्री भाषण देते हैं उसके दोनों तरफ कुर्सियां लगाई गई थी और उनको मानद अतिथियों के तौर पर उन्हीं कुर्सियों पर स्थान दिया गया था और यह देश के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन एक और चीज वहां जो दिखी वो लोगों को साल गई, वो ये था कि खिलाड़ियों के बीच पीछे में कहीं राहुल गांधी बैठे हुए थे। पांचवी कतार में 5वें नंबर की कुर्सी, राहुल गांधी वहां बैठे थे। खिलाड़ियों के बीच बैठना सम्मान की बात, अपने आप में फख्र की बात है। लेकिन मसला तो प्रोटोकॉल का है और वो ये कि प्रोटोकॉल के अनुसार क्या जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसकी सीट चिन्हित है। देखिए, इस तरह के प्रोटोकॉल को कहीं लिखा हुआ तो हमने नहीं देखा है, लेकिन ये जरूर है कि हर बार जब भी नेता प्रतिपक्ष इस तरह के कार्यक्रमों में गए हैं तो अगली पंक्ति में उन्हें मौका मिलता है बैठने का। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा होता है वो दर्जा होता है कैबिनेट मिनिस्टर का। सदन में, लोकसभा में दो बड़े लोग होते हैं। पहला तो वो जो कि सरकार का मुखिया होता है, उसे लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं। और दूसरा वो जो कि ऑपोजिशन का मुखिया होता है, उसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। तो सरकार के मुखिया तो लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे। कांग्रेस वालों का कहना है कि जो विपक्ष के मुखिया थे उन्हें 5वीं पंक्ति में बिठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है 5वीं पंक्ति या 50वीं। कांग्रेस कह रही है जननायक ही रहेंगे राहुल गांधी। लेकिन क्या उनके समर्थकों पर इस बात का असर पड़ेगा? क्या राहुल गांधी को जानबूझकर 5वीं रो में कुर्सी दी गई? जब ये बात बढ़ी, बवाल बढ़ा, तो रक्षा मंत्रालय जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है उसकी तरफ से ये एक दलील सामने आई। कहा गया कि खिलाड़ियों के बीच सम्मान बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का राहुल गांधी को जगह दिया गया। तुरंत जवाब कांग्रेस ने कहा, अगर खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए राहुल गांधी उनके बीच थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या दूसरे जो कैबिनेट रैंक के नेता थे, चाहे वो गृह मंत्री रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों, वो भी क्या खिलाड़ियों के बीच बैठ सकते थे या नहीं बैठ सकते थे? क्या उन्हें भी बैठना चाहिए था या नहीं बैठना चाहिए था? अगर वो दर्जा बराबर है तो राहुल गांधी को ही पीछे क्यों किया गया? खिलाड़ियों के बीच बैठना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन बात दर्जे की भी है। और बात क्या इसलिए उन्हें पीछे किया गया क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं? इस कंट्रोवर्सी को आज दिन भर हम लोगों ने घटित होते देखा और इस पर जाहिर है आप भी अपनी राय रखते होंगे, आप भी अपने तरीके से बताएंगे कि
हकीकत क्या है, फसाना क्या है, क्या जानबूझकर किया गया या फिर खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया जा रहा था, राहुल गांधी का सम्मान बढ़ाया जा रहा था खिलाड़ियों के बीच उन्हें बिठाकर। वो तस्वीर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी ही होगी। जाहिर है कि वो तस्वीर सबों को, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से बोला अखड़ी है, जो सरकार की तरफ से बोल रहे थे उन्हें लगा सब कुछ सामान्य है। लेकिन बात राहुल गांधी की नहीं है। आज तो बात देश की आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस की है और इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं को उस आज़ादी का एहसास कराने की है। और इसीलिए प्रधानमंत्री के शब्दों को दोहराएं तो जेंडर जस्टिस की बात है। और वो जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जो ज़रूरत है आज तक हो नहीं पाया है, उसे लागू करने के लिए वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात को आज सबसे ज़्यादा जोर से कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो कम्युनल सिविल कोड है, जो हमारे यहाँ लागू है, जो धर्म के आधार पर जो सिविल कोड है उसको देखता है, जो महिला अधिकारों को देखता है धर्म के आधार पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसा सिविल कोड बनाना होगा जो सेक्युलर सिविल कोड हो, जो सेक्युलर सिविल कोड हो, धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड हो। ये एक नई शब्दावली आज प्रधानमंत्री की तरफ से आई, सेक्युलर सिविल कोड। अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बातें होती थी, लेकिन उस संदर्भ में सेक्युलर सिविल कोड नहीं कहा जाता था। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 जो हमारे संविधान का है उसके अनुसार हमारे देश में होना चाहिए, जिसमें कि मैरिज हो, विवाह हो, या फिर इनहेरिटेंस हो, या फिर डाइवोर्स हो, सबों में एक तरह का जो कानून है वो सभी समुदायों के लिए लागू करता है। मुस्लिम समाज इस बात को लेकर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं होनी चाहिए। ये संविधान जब बन रहा था उस वक्त भी बहस का मुद्दा था, आपको हम बताएंगे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही तो उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के तीसरे सबसे प्रमुख एजेंडे पर अपनी उंगली रख दी। आपको पता है वो दो एजेंडे जो लागू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, धारा 370 को कश्मीर से खत्म करना, जो कर दिया गया, आप याद करें 2019 में ही 5 अगस्त को, और उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और अब रह जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला। इस पर बड़ी लंबी कहानी है। कहते हैं कि जब 1986 में शाहबानो केस में फैसला आया था, उस वक्त अदालत ने कहा था कि शाहबानो को उनके पति के द्वारा मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, और जो इद्दत की यानी कि 3 महीने की अवधि है उसके बाद उन्हें 179 रुपये प्रतिमाह मिलने चाहिए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, कहा कि कोर्ट के इस तरह के फैसले नहीं चलेंगे, हमारे कानूनी मसले हैं, हमारे अपने कानून हैं और उस हिसाब से बातें होंगी। और राजीव गांधी ने उस वक्त सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़ी बहुमत थी, उन्होंने फैसला पलटते हुए संविधान संशोधन किया था और कहा ये था कि मुस्लिम समाज के जो मसले हैं वो उनके हिसाब से चलेंगे। अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ आडवाणी जी ने ये बात कही है कि राजीव गांधी ने उनसे पूछा था कि क्या होना चाहिए, और आडवाणी जी का कहना है कि हमने तो कहा था कि ये दुरुस्त है, ये एकदम सही है, इसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राजीव गांधी ने बदलाव किया। और इस तरह से वो जो एक बात होती है कि महिलाओं के अधिकार, उसकी उन्होंने चिंता नहीं की और तुष्टीकरण की बात कर दी। और वहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है वो कानूनी मसला न रह करके धार्मिक मसला में परिवर्तित हो गया। और जब भी इस बात को उठाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। बहुत से मुस्लिम समुदाय संगठनों को ये बात लगती है और वो उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे आंतरिक मामलों में दखल की तरह होगा। आखिरकार हमारे अपने कानून हैं, चाहे वो विवाह के कानून हो, चाहे वो इनहेरिटेंस के कानून हो, चाहे वो तलाक के कानून हो। अब आप जानते हैं तलाक के कानूनों में तो काफ़ी तब्दीलियां आ गई हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात प्रधानमंत्री ने तब की है जब आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री इन बिलों को पास करा लेंगे? क्या यह आसान रह पाएगा? क्या उन्होंने बातें पहले कर ली हैं या फिर अब बात करेंगे? एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया है, वक्फ बिल को ला करके माहौल पहले ही बना दिया है और आने वाले दिनों में ये होने जा रहा है। क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या तेलुगु देशम पार्टी, क्या लोक जनशक्ति पार्टी, जिनके अपने मुस्लिम मतदाताओं के वोट बैंक हैं, वह इन सब बातों को स्वीकार करेंगे? क्या अजीत पवार स्वीकार करेंगे? उनके तो मुस्लिम मतदाता हैं और उन्हें चुनाव में जाना है अभी थोड़े दिनों में। और ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आने वाले दिनों में एनडीए को कहीं ना कहीं कई अग्नि परीक्षाओं से गुजारेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस बात का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं वो इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि भले ही सीटें कम गई हों लेकिन हौसला नहीं कमा है और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से शासन करेगी जैसे वो शुरुआती 10 सालों में करती आई है। वैसे ऐतिहासिक रूप से भी संविधान सभा में भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो बहुत एकमत नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई थी, जहाँ तक हिंदू समुदाय की बात है, हिंदू कोड बिल बाद में आया और उसके जितने भी तमाम कानून थे उनको एक कॉमन कोड दे दिया गया और उसमें बदलाव जो लाने थे ले आए गए। लेकिन मुस्लिम कानूनों में बदलाव तब भी नहीं हुआ था, विरोध किया गया था। हालांकि अम्बेडकर जो कि रचयिता हैं, माने जाते हैं संविधान के, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेपरेट कानून, वो इसके खिलाफ थे और वो इस बात के पक्षधर थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ होनी चाहिए। पर वो तब की यूनिफॉर्म सिविल कोड और आज की यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज की यूनिफॉर्म सिविल कोड जो राजनीति से पूरी तरह से सराबोर है। ये मसला आते ही आप जानते हैं क्या होगा, इस पर मत विभाजन होगा। बहुत से लोग जो कि इस तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे, बहुत से लोग विभाजन के इस तरफ दिखाई पड़ेंगे और देश की राजनीति को बांटने वाला ये एक मसला बनकर उभर जाएगा। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री इसे पुश करेंगे? क्या इसे ही पुश करने वाले हैं आने वाले दिनों में वो? क्योंकि लाल किले की प्राचीर से जो बात कही जाती है उसे पूरा किया जाता है। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, देश भर में शौचालय बनाने की वो अपनी महत्वाकांक्षा योजना, उसकी भी बात उन्होंने कही थी, किया था उन्होंने। लेकिन इस तरह की जो बात सामने आई है ये तो सियासत से जुड़ी हुई बात है। लोग यही कह रहे हैं, इसमें समाज सुधार है क्या या फिर सियासत है? ये तमाम चीज़ें आप तय कीजिए, क्योंकि ये मसला जो आज शुरू हुआ है तो बहुत दूर तलक जाएगा। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए और बताइए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, प्रधानमंत्री के इस संकल्प के बारे में और इस बात के बारे में कि 5वें रो में 5वीं कुर्सी पर राहुल गांधी जो बैठे, उस पर आप क्या सोचते हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।